आज की जो क्लास है वो है त्रिषडाया और उपचय भाव। अच्छा। त्रिषडाया भाव कौन से होते हैं? 3, 6 और 11वां जो भाव होता है यार। वो त्रिषडाया होता है। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होता है वो यार, त्रिषडाय होता है। टेस्ट है। त्रि यानी के 3, त्रि यानी के 3, षड यानी के 6, आय यानी के एकादश भाव। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होता है वो त्रिषडाय भाव होता है। कुंडली में पराशर जी ने, जो ऋषि पराशर जी हैं, उन्होंने तीसरे, छठे और 11वें भाव को सबसे बुरा बताया है। तीसरे से छठा बुरा है और छठे से 11वां। जो 11वां भाव है वो सबसे बुरा है। वैसे तो इनकम का है, आय का है, लेकिन बुरा कैसे हुआ? 11वां भाव महत्वाकांक्षाओं का है, इच्छाओं का है। व्यक्ति की एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी उसकी आरंभ हो जाती है, और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे से बुरा कदम उठाने को तैयार हो जाता है। और इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ताउम्र दौड़ता रहता है, जिंदगी भर वो दौड़ता रहता है। उसको सुख चैन, कौन सा कार्य सही है कौन सा गलत, उस चीज को भूल जाता है। इसीलिए 11वें भाव को बुरा भी कहा गया है। ये हमारी इच्छाओं का है, महत्वाकांक्षाओं का है। और जो उपचय भाव है उसमें एक 10वां घर जुड़ जाएगा। सेम वही है, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव क्या है? उपचय भाव है। उपचय भाव का अर्थ क्या होता है? उपचय का अर्थ होता है ग्रोथ, विकास होना, बढ़ना। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं, और वो ग्रह किन घरों के स्वामी हैं, वो चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड लॉर्ड, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठ जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी उसका धन बढ़ता जाएगा। ये आप लिख लें साथ साथ। सेकंड हाउस लॉर्ड, द्वितीय, यदि उपच्य भाव में है, उपच्य भाव तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी व्यक्ति का धन बढ़ता जाएगा। पांचवें घर का स्वामी उपचय भाव में है। पांचवें घर का स्वामी उपचय भाव में है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी उनकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा। और पंचम भाव अफेयर का भी है, अफेयर बढ़ सकते हैं। छठे घर का स्वामी यानी कि सिक्स्थ लॉर्ड,
सिक्स्थ लॉर्ड जब उपच्य भाव में होगा। सिक्स्थ लॉर्ड जब उपच्य भाव में होगा, व्यक्ति की जैसे आय बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, तो बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि छठा भाव बीमारियों का है। और छठा भाव कंपटीशन का भी है। और ऐसा व्यक्ति उस दशा में कोई कंपटीटिव एग्जाम देता है किसी जॉब के लिए, तो वो उस कंपटीशन को कंप्लीट, उसको क्रॉस कर देता है, उसको पास कर देता है। और नौवें भाव का स्वामी उपच्य भाव में, नौवें भाव का स्वामी नवमेश, नाइन्थ लॉर्ड उपच्य भाव में आयु बढ़ने के साथ साथ भाग्य में वृद्धि होती जाएगी। भाग्य में वृद्धि होती जाएगी। कुछ लोग आपने देखे होंगे, जैसे जैसे आयु बढ़ती है उनके भाग्य वृद्धि होती रहती है, वो तरक्की प्रगति की ओर बढ़ता जाता है। तो दसवें घर का स्वामी उपच्य भाव में है, तो समय के साथ मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ेगा। जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध। गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध, यदि ये छठे भाव में बैठेंगे, यदि ये छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो उनका क्या रिजल्ट होता है? गुरु छठे भाव में है, व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चैलेंज, जो जिंदगी में चैलेंज आते हैं उनको वो पार कर लेता है, उनको वो पार कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि से किसी प्रकार की समस्या उसको सुलझा लेते हैं, किसी प्रकार का चैलेंज हो, चाहे वो बीमारी हो, कोई घटना हो, कोई शत्रुता हो, जीवन में किसी प्रकार की समस्या तो अपनी बुद्धिमत्ता से उसको सुलझा लेते हैं। बुद्ध है, बुद्ध क्या है? बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। छठे भाव में यदि बुद्ध है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि व्यापारिक होगी, और वो व्यक्ति क्या करता है, अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आता है, संकट आता है, या कोई शत्रु उसको परेशान कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सामने वाले को लालच देगा। जैसे कोई भी स्मगलिंग या चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, कोई पुलिस उनको पकड़ लेती है, तो क्या करेगा? क्या बोलेगा पुलिस वाले को? हाफ हाफ कर लेते हैं। यानी कि वो हर जगह अपनी व्यापारिक बुद्धि लगाता है, छठे घर में जिसका बुध होता है।
जिस व्यक्ति के छठे भाव में बुध होता है वो व्यक्ति स्वयं भी लालची होता है और दूसरे को भी लालच देता है। कहीं बाइक से जा रहा है, रास्ते में पुलिस वाले मिल जाते हैं, उन्होंने क्या बोलेगा, कुछ ले देकर अपना हिसाब किताब कर लो। तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि से उन चैलेंज को दूर करने की कोशिश करता है। बुध जहां बैठता है कुंडली में, बुध जहां बैठता है वहां पर अपने व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करता है। बुध जहां बैठता है वहां पर अपनी व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करता है। सातवें घर में है, वहां पर भी व्यापार ही देखेगा। जैसे शादी करनी है किसी से तो देखता है कि मुझे यहाँ पे क्या लाभ हो, इस शादी से मुझे क्या लाभ होगा। उसको सही इस है जी, बात से बिल्कुल ये कोई तो। मतलब नहीं है कि सामने वाली पत्नियों कैसी होगी, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे इससे क्या लाभ हो। तो ये बुद्ध की प्रकृति है। बुद्ध जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में अपने व्यापारिक मुद्दे वहां पर अपना व्यापार ढूंढते, अपना लालच ढूंढते हैं। कुंडली में बुध और गुरु एक साथ है। कुंडली में बुध और गुरु एक साथ हैं, उसको सद्बुद्धि योग बोलते हैं। सद्बुद्धि योग बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बौद्धिक बुद्धिमता। बुध और गुरु एक साथ, यानी कि सद्बुद्धि योग, स्कॉलरशिप बोलते हैं, स्कॉलरशिप। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है, ऐसा व्यक्ति जब बोलता है उसकी वाणी में दिव्यता होती है। दिव्यता क्यों होती है? बुद्ध क्या है? बुद्ध वाणी है। बुद्ध क्या है? बुद्ध वाणी है। और गुरु क्या है? दिव्यता है। जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? कंजक्शन बोलते हैं। एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। बुद्ध वाणी का कारक है। बुद्ध के साथ यदि गुरु बैठेगा तो गुरु एक साधु है, एक संत है, एक दिव्य है, दिव्य आत्मा है। तो गुरु की विशेषता बुद्ध के अंदर चली जाएगी, ऐसे व्यक्ति की वाणी में दिव्यता आएगी। दिव्यता कैसे? यानी कि संतों जैसी बातें करना। जो बात करता है ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाणी है, अच्छे विचारों का है, अच्छा इसका चरित्र है, ऐसा संत व्यक्ति है। आपने कभी ओशो को सुना है? कभी ओशो के लेक्चर सुने हैं? सुने हैं सर। जब उनको बिल्कुल सुने हैं सुनोगे सर। आप तो उनकी वाणी की दिव्यता है, ऐसा लगता है वे उसको सुनते ही जाए। बुद्ध गुरु यानी कमाल कि की बात करे थे, मतलब अलग। गुरु के अंदर भी, यानी कि व्यापार के अंदर भी, धर्म के अंदर भी व्यापार, धर्म के अंदर भी व्यापार, यानी कि एक ऐसी बुद्धि जो आकर्षित करने वाली, एक ऐसी वाणी। सूर्य छठे भाव में है। सूर्य छठे भाव में है और कोई व्यक्ति उसे झगड़ा करे, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य छठे भाव में है,
और उस व्यक्ति से कोई झगड़ा करे और व्यक्ति चुप रहे। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में और आपसे कोई झगड़ा करता है, यदि आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक आपसे प्रभावित हो जाता है। तो आपके सामने फिर बोलेगा ही नहीं, वो चुप हो जाएगा। चंद्रमा छठे भाव में है। चंद्रमा छठे भाव में है। इमोशनल डील, यानी कि वो कुछ व्यापार करता है, इमोशनली डील करता है दूसरे बंदे से। कुछ लोग आपने देखा कुछ सामान बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई, मुझे इतने पड़ा है, आप इतने दे दूंगा, कोई बात नहीं, आपस की बात है, आपको भी लाभ होगा मुझे भी लाभ होगा। आपके घर जाएगा समझो मेरे घर पे ही जाएगा, आपके बच्चे खाए समझो मेरे बच्चे खा रहे हैं। ठीक है ना। देखो इमोशनली करते हैं ना। अब मेरा कोई सामान अपने से लेने आ गया, आपका आपकी कोई शॉप है, खाने पीने की दुकान है कोई, और आपने बोला भाई ये जो बर्फियां हैं आपको लगेगी 320 रुपए की लगेगी, आधे किलो, ठीक है। वो बोलता है, कस्टमर बोलता है नहीं महंगी है महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, तो 320 छोड़ दो, 300 रुपये में लेके जा। ऐसे मेरे घर में खाई आपके घर में बात है कि कोई बात नहीं, उसको इमोशनली अटैच करने की कोशिश करता है। तो कौन करेगा, जिसका चंद्रमा छठे घर में। तो क्या करेगा, इमोशनली डील करता है हर व्यक्ति के साथ। जो सामान बेचेगा उसको भावुक करने की कोशिश करता है। वो बात करेगा आपसे तो भावुकता, आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, जुड़ा हुआ है दिल से। चंद्रमा भावुक होता है ना। मंगल छठे भाव में। मंगल छठे भाव में है। डायरेक्ट एक्शन, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच। सामने वाला उसके कहने से खुश होगा या नाराज होगा, उसमें उसका भला है या बुरा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। वो जो भी काम करो डायरेक्ट एक्शन लेता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि आप किसी से सामान खरीदते हैं किसी दुकानदार से, कि ये कोई सामान मान लीजिए कोई कूलर है, और कूलर की जो रेट है वो 15,000 रुपए है, और आपने बोला उसको थोड़ा कम कर लो, बोला नहीं, लेना हो ले, मेरे मेरे इतने में ही आया है, इससे कम मैं दूंगा ही नहीं। लेना है तो लो, नहीं आगे किसी और जाके पूछ लो। डायरेक्ट एक्शन, उसको इसका मतलब नहीं है व्यक्ति सामने वाला क्या सोचेगा। छठे भाव का मंगल वो डायरेक्ट एक्शन लेता है, वो कर देता है किसी काम को, सोचता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और राहु छठे भाव में है। ये मैं आपको व्यक्ति के बता रहा हूँ, व्यक्ति का स्वभाव बता रहा हूँ आपको। किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा उस ग्रहों के अनुसार, वो कैसे डील करता है दूसरे व्यक्ति के साथ। और आप इनको लगाकर देखना, किसी कुंडली में हो, इन घरों में से जो ग्रह बैठा हुआ है उसका स्वभाव देखना कैसे बात करता है आपके साथ। राहु छठे भाव में है। ऐसा व्यक्ति अपने काम को निकालने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगा सकता है। साम क्या होता है, सुना इनके बारे में। साम दाम दंड भेद चार नीति होती है। पूरी की पूरी राजनीति कूटनीति इन्हीं पर चलती है। साम क्या होता है, किसी व्यक्ति से काम निकलवाने के लिए उसको बहला फुसलाकर समझाकर उससे काम निकलवाना, वो होता है साम नीति।
दाम क्या होता है? किसी व्यक्ति को पैसे देकर, रिश्वत देकर, जो उसकी कीमत है उसको देकर उसे काम निकलवाना, वो दाम है। दंड क्या है? किसी को जबरदस्ती डरा कर उससे काम लेना, वो क्या है? दंड है। भेद क्या है? आपस में फूट डलवाकर, डिवाइड एंड रूल, आपस में फूट डलवाकर किसी से काम निकलवाना, वो भेद है। तो जिनका छठे भाव में राहु है, तो वो साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से कोशिश करता है अपने काम को निकलाने के लिए, जो काम उसको करना है। मान लीजिए उसको किसी बुक खरीदनी है, तो किसी मित्र के पास बुक है, उसने किसी मित्र के पास बुक रखी है और बुक उसको पसंद आ गई पढ़ने के लिए, तो उस बुक को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। उससे वो मित्रता का बताकर, हम दोनों की मित्रता है, ये है वो है, या फिर कुछ डरा कर, फिर बोले भाई लास्ट में पैसे ले लो आप। ठीक है ना? और कोशिश करता हूँ हर प्रकार से उसको चीज को लेने की कोशिश करता है। इसका राहु छठे भाव में। केतु है छठे भाव में। केतु है छठे भाव में। उसकी सोच क्या होगी? जाने दो, जाने दो यार, छोड़ो। कोई उसका बुरा करेगा, क्या बोलेगा? कोई बात, छोड़ो, जाने दो। किसी ने कुछ गलत बोला उनको, क्या, कैसे विचारोगे? छोड़ दो, कुछ कोई बात नहीं, कहने दो। बहुत सारे लोग देखते हैं ऐसे, जो कहते हैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया, छोड़ दो, छोड़ो बस। वो केतु का स्वभाव है, लेट गो, जाने दो। सर कई लोग होते हैं जो लेटगो की विचारधारा ज्यादा रखते हैं, तो ये केतु सिक्स्थ हाउस में ही होगा। केतु यदि सिक्स हाउस में, तो ऐसे लोग का स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है। केतु चाहे कहीं पर ही बैठा हो, पर केतु एक कुंडली मैंने देखी यही वाली बात करके, उसके केतु सेकंड हाउस में था। सिक्स हाउस तो में वो बहुत केतु है, ज्यादा मतलब इस तरह की बात है। क्या करता नहीं, है? सेकंड हाउस में था उसके केतु। सेकंड हाउस में केतु बैठा है। मैं आपको बताऊं केतु का क्या होता है। और उसका मैंने भी, केतु क्या है? केतु है, यदि केतु जिस भाव में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उस भाव से संबंधित चीजों को में जो मोह करता है, उस भाव से संबंधित चीजों में जो मोह करता है, उसको चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे शुक्र के साथ केतु बैठा है कहीं पर भी। शुक्र क्या है? धन है, लग्जरी लाइफ है, वाहन सुख है, पति पत्नी का सुख है। जितना वो धन के बारे में सोचेगा, उसको धन नहीं मिलेगा। वाहन सुख के बारे में सोचेगा, उसको वाहन सुख नहीं मिलेगा। जितना वो उनसे मोह भंग करेगा, एक फकीर की तरह। फकीर क्या होता है? कोई चीज मिले या ना मिले, उसको किसी से कोई मोह नहीं। केतु क्या है? केतु का स्वभाव फकीर का है। डी अटैचमेंट, अलगाव, किसी के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर वो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखता है, लगाव नहीं रखता है, उसके प्रति मोह नहीं रखता है, तो वो चीजें उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। सेकंड हाउस में केतु है, हर बार, हर टाइम धन के बारे में सोचकर धन नहीं मिलेगा। सोचना ही बंद कर दे, अपने आप धन आ जाएगा। तो केतु की जो स्वभाव है, वो मुक्त करता है, वो मोक्ष को देता है। और मोक्ष क्या कहता है? मोक्ष का मतलब नहीं भाई आप जन्म मरण से, यानी कि हर चीज से मुक्त हो जाओ। यानी कि अब केतु किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है,
उस घर से संबंधित चीजों को आप वहां से उसको छोड़ दो, उसके बाद सोचना छोड़ दो, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। शुक्र छठे भाव में है। शुक्र छठे भाव में है। रिलेशनशिप में डिप्लोमेसी हो। डिप्लोमेसी क्या होती है? कूटनीति। रिश्ते होंगे जो, उनमें कूटनीतिक होंगे, यानी कि उनके अंदर भी राजनीति करते हैं रिश्तों में। शनि छठे भाव में है। तो व्यक्ति चुप रहता है, लिमिट में रहता है। लिमिट में रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। एक सूत्र लिखो त्रिशडाया का। त्रिशडाया भाव के स्वामी। सूत्र लिखो ये। त्रिशडाय भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रहों के साथ नहीं, त्रिशडाया भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रहों के साथ नहीं है, तो उनकी दशा या अंतर्दशा कष्टकारी होगी। उनकी दशा या अंतर्दशा कष्टकारी होगी। अब किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी लगन के लिए शुभ ग्रह कौन से होते हैं? चाहे व्यक्ति की कुंडली किसी भी लगन की हो, व्यक्ति कुंडली किसी भी लगन की हो, उस कुंडली में लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी शुभ होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये लिख लो ये। किसी भी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हमेशा शुभ होते हैं। इनके साथ चाहे बैठे वो हुए उसमें ग्रह, शनि हो, इनके साथ बैठे चाहे हुए बेसिक ग्रह से की। शनि भी हो, है ना। हाँ जी। चाहे वो शनि भी हो सकता कोई है। भी हो, चाहे वो क्रूर ग्रह भी हो, चाहे वह क्रूर ग्रह भी हो, तो शुभ होता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, तो उसका शुभ फल ही मिलता है। तो त्रिशडाय के जो स्वामी है, यदि इन स्वामी के साथ लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का संबंध नहीं है, तो त्रिशडाया के स्वामी की दशा या अंतदशा में कष्टकारी फल मिलते हैं। अगला सूत्र है, त्रिशडाया के स्वामी यदि, त्रिशडाया के स्वामी यानी कि तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी
तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी यदि उपच्य भाव में हो तो अच्छा फल देते हैं। उपच्य भाव में शुभ फल देते हैं। जैसे कुंडली बनाइए, मेष लगन की कुंडली बनाइए। एक कुंडली बनाइए मेष लगन। बुध और शनि को पंचम भाव में बैठाइए। बुध और शनि को पंचम भाव में बिठाएंगे। मेष लगन की कुंडली है। बुध और शनि पंचम भाव में है। बुध कौन से घर के स्वामी हुए? और सिक्स्थ के। तीसरे और तीसरे के जी। छठे के। छठे के। और शनि 10वें और 11वें के। 11वें के। तीसरा, छठा और 11वां क्या है? उपच्य भाव है। बैठे कहाँ पे हैं? पंचम भाव में। हमने क्या लिखवाया है कि त्रिषडाया के स्वामी यदि उपच्य भाव में हो फिर तो ठीक है, फिर ज्यादा वो ज्यादा अशुभ फल नहीं देते। यदि उपच्य भाव में नहीं है फिर वो अशुभ फल देते हैं। तो इस कुंडली में बुध और शनि पंचम भाव में है। बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी है। शनि 11वें घर का स्वामी जो त्रिषडाया है। बुध पंचम पंचम भाव बैठे हैं। पंचम भाव पेट का होता है, विद्या का होता है। तो जब बुध या शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी, इस व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी। पेट से संबंधित, संतान से संबंधित या बुद्धि में कुछ ना कुछ कमी, कुछ परेशानी उनको हो जाएगी। नौ मास पे तो नहीं होता जी वो, मतलब जितने आपने सूत्र बताए भी लग जी। हम्म। क्या? 9 मास जैसे 9 मास कुंडली हो जी। हाँ, नहीं अभी इन पे है ये। उसमें तो नहीं मतलब, नहीं, अभी अभी लगन, मतलब लगन कुंडली पे लगेंगे जी। लगन पे है। ठीक है। लगन पे है। अगर इन ठीक। बुध और शनि के साथ मंगल क्या है, लगन के स्वामी है इस कुंडली में। पंचम के स्वामी सूर्य है और नवम के स्वामी कौन है? गुरु है। इस कुंडली के लिए मंगल, सूर्य और गुरु क्या हुए? शुभ हुए। किसी भी कुंडली में, कुंडली से किसी की भी हो, लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी उस कुंडली के लिए शुभ होता है। यदि इस कॉम्बिनेशन में गुरु, सूर्य, मंगल इनमें से कोई एक साथ में बैठ जाता है, दृष्टि होती, तो फिर क्या होती है? शुभता आ जाती है उसके अंदर, उसके ज्यादा बुरे फल नहीं आते। अगर यही कॉम्बिनेशन, अगर यही कॉम्बिनेशन बुध और शनि का इस कुंडली में छठे भाव में होता, अब तो पंचम भाव में बुध और शनि, कुंडली है मेष लगन की। अगर यही बुध और शनि छठे भाव में होते
फिर ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि छठा भाव क्या है? ये उपच्य भाव है। 3, 6, 10 और 11। त्रिषडाया के स्वामी तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी यदि उपच्य भाव में है, ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देते। यहां तक समझ में आया? अगर यही अगर यही कॉम्बिनेशन बुध और शनि का सप्तम भाव में होता, अगर यही कॉम्बिनेशन बुध और शनि सप्तम भाव में होते, तो सप्तम भाव ना तो उपच्य भाव है, उपच्य भाव तो चार ही है, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। सप्तम भाव तो उपच्य भाव नहीं है। तो जब शनि या बुध की दशा या अंतरदशा आएगी, इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी शुभ फल कहाँ देते हैं? उपच्य भाव में। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में। यदि किसी और घर में बैठे हैं तो फिर वो बुरा रिजल्ट देते हैं। हाँ, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो साथ में, वो फिर बुरे रिजल्ट में न्यूनता या कमी आ जाती है। और छठा घर क्या है? छठा भाव क्या है? लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट केस का है। मैं वो एक सूत्र लिखवा रहा हूँ बहुत जबरदस्त, इस सूत्र समझने का है। छठा भाव कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है। और 11वां भाव महत्वाकांक्षा का है, इच्छाओं का है। एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले कितने ही हमने इतिहास में देखा पढ़ा, कितने राजाओं ने उस सिंहासन को पाने के लिए अपने भाइयों को मारा है, अपने पिता को बंदी किया है, अपने रिलेटिव को धोखा दिया है। और राजनीति में तो आज भी कर रहे हैं। और भी कोई फील्ड है, बिजनेस का है, कोई व्यापार का है, इंडस्ट्री का है, हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है। तो क्या है? वो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरा महाभारत करवा दिया। तो जो 11वां भाव वो महत्वाकांक्षा का, इसलिए 11वें भाव को सबसे बुरा कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र ने अपने सिंहासन के लिए, अपने पुत्र मोह के लिए कितने ही योद्धाओं को, कितने मासूमों को मरवा दिया। उनकी महत्वाकांक्षा थी। इच्छा सबकी होती है, पर इच्छा का जो रूप बदल जाता है सुरसामुखी के अनुसार, यानी कि एक होती है ना राक्षसी, जितना मुंह बढ़ाती है उसका मुंह उतना बढ़ जाता है। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति किसी न किसी हद तक गुजर जाता है। तो 11वां भाव है। सेवंथ भाव सूत्र है, सातवें घर में, सातवें घर में यदि छठे और 11वें घर का स्वामी बैठ जाए, सेवंथ हाउस में, यदि सिक्स्थ लॉर्ड एवं सेवंथ लॉर्ड, छठे का स्वामी और सातवें का स्वामी बैठ जाए, पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो, किसी में भी ऐसा यदि संबंध बनता है, ऐसा व्यक्ति
यदि ये योग पति की कुंडली में है तो पत्नी को, पत्नी की कुंडली में है तो पति को वो मारने पर उतारू हो जाती है, मर्डर करने पर उतारू हो जाती है। छठा घर क्या है? कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का है। 11वां भाव इच्छाओं का है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़ाई झगड़े करता है। यदि यही कॉम्बिनेशन छठा और सातवें का, छठे और 11वें का स्वामी 7th हाउस में बैठा हो तो तब इसका ये रिजल्ट होता है। इसी प्रकार यदि छठे और 11वें घर का स्वामी, छठे और 11वें घर का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, छठे और 11वें घर का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, व्यक्ति अपने गुरु से, 9वां भाव क्या होते हैं? 9वां भाव गुरु का होता है, पिता का होता है। व्यक्ति अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ चीटिंग करेगा या लड़ाई झगड़ा करेगा। कंडीशन क्या है? इस कॉम्बिनेशन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए साथ में। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा ना हो। यदि यही कॉम्बिनेशन छठे और 11वें का स्वामी 4th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस माता का है, तो माता के साथ लड़ाई झगड़े, उनको चीट करना, फाइट करना। यह व्यक्ति 4th हाउस कंफर्ट का होता है, लग्जरी लाइफ का होता है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किस 4th हाउस सिंहासन का भी होता है। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ग्यारहवें भाव का स्वामी जी 7th हाउस में, 11वें भाव का स्वामी यदि 7th हाउस में है, अगर स्त्री कुंडली में है तो पुरुष के प्रति, पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। हमने पीछे पढ़ा कंजंक्शन, दो ग्रह जब एक साथ बैठे हो उनकी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। यदि कोई भी ग्रह त्रिषडाया के स्वामी के साथ बैठा होगा, तीसरे छठे और 11वें घर के स्वामी के साथ बैठा होगा, तो ग्रह क्या होता है? वो ग्रह बुरा हो जाता है। तीसरे छठे 11वें घर के स्वामी के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो तीसरे छठे 11वें के जो प्रभाव कहाँ चले जाएंगे? उस ग्रह में चले जाएंगे, जो कि वो बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कोई मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में तीसरे का स्वामी कौन हुआ? बुध, छठे का बुध और 11वें का शनि। यदि बुध या शनि के साथ कोई दूसरे घर का स्वामी बैठेगा, जैसे चौथे का, 7वें का, 10वें का, तो वो ग्रह अशुभ हो जाता है, उसकी अंतरदशा में अशुभ रिजल्ट आए।
क्योंकि बुरे घरों के स्वामी के साथ कोई ग्रह बैठे और बुरा हो जाएगा। जैसे कुंडली बनाओ कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली बनाई। कर्क यानी कि 4 अंक, लग्न में 4 अंक आएगा। थर्ड हाउस में मंगल और राहु, थर्ड हाउस में मंगल और राहु, और नवम भाव में शनि, और नवम भाव में शनि। राहु और केतु का थोड़ा सा समझ लें क्या होता है। राहु या केतु जिस भाव में बैठते हैं, राहु या केतु जिस घर में बैठते हैं, वो उस घर के स्वामी बन जाते हैं। और राहु या केतु जिस भाव में बैठेंगे, वो उस भाव के वो स्वामी हो जाते हैं। और जिस ग्रह की राशि में बैठे, और जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं, उस ग्रह के फल भी उनकी दशा या अंतर्दशा में आते हैं। जैसे राहु बैठा है तुला राशि में, जब राहु की अंतर्दशा या दशा आएगी, तो तुला के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है और कौन से घर का स्वामी है, उसके रिजल्ट आएंगे। और राहु जहां बैठा उसके भी रिजल्ट आएंगे। राहु और केतु जिस घर में बैठेंगे, वो उस घर के स्वामी हो जाते हैं। और जिस ग्रह की राशि में बैठेंगे, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है और दूसरे किस घर का स्वामी, वहां के रिजल्ट आते हैं। अब इस कुंडली में देखिए आप, राहु थर्ड हाउस में बैठे, तो राहु थर्ड हाउस के स्वामी हो जाते हैं। साथ में कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल 5वें और 10वें घर के स्वामी है। तो मंगल शुभ है, राहु के साथ बैठ गया। राहु थर्ड हाउस में है, तो राहु थर्ड हाउस का स्वामी हो गया। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस त्रिशडाया है। तो यानी कि राहु त्रिशडाया के गुण लेके बैठा है, मंगल पंचम और दसम भाव के गुण लेके बैठा है। यानी मंगल शुभ है, राहु अशुभ है। तो राहु की अंतर्दशा सही जाएगी, मंगल की अंतर्दशा खराब जाएगी। क्यों? जो मंगल शुभ है, मंगल की शुभता कहाँ गई? राहु में। और राहु की अशुभता कहाँ गई? मंगल में। लेकिन सामने शनि बैठे हैं, अब शनि की दृष्टि भी है मंगल और राहु पर, और शनि 8वें और 7वें घर का स्वामी है। सप्तम भाव मार्क भाव होता है, अष्टम भाव दुखों का घर होता है। तो शनि और राहु, शनि के प्रभाव कहाँ चले गए? मंगल में और राहु में। तो मंगल के साथ कौन बैठा है? शनि, राहु। मंगल के साथ राहु बैठा है। मंगल अशुभ है, राहु अशुभ है। मंगल ने राहु को शुभ कर दिया और राहु ने मंगल को अशुभ कर दिया। जब राहु की अंतर्दशा आएगी तो शुभ रिजल्ट आएंगे, लेकिन
शनि की दृष्टि होने के कारण कुछ अशुभ रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि शनि मार्गेश भी और आठवें घर का स्वामी भी है। समझ में आई? अब क्या होता है, एक ग्रह की दो राशियां होती हैं। एक ग्रह की दो दो राशि राशियां होती हैं। अब उनकी हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। सूर्य की क्या है? सिंह। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सिंह है। चंद्रमा की क्या है? वृष। कर्क। चंद्रमा मंगल की की वृष क्या है। है? चंद्रमा की वृष। पर चंद्रमा की तो कर्क है ना सर, वृष तो है नहीं। राशि कारक है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जहां पर बैठकर वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि जिसमें बैठकर वो संतुष्ट होता है, मजबूत हो जाता है। और मंगल की है मेष। बुध की है कन्या। गुरु की है धनु। शुक्र की है तुला। शनि की है कुंभ। जैसे एक कुंडली बनाइए आप, मेष लगन की कुंडली बनाइए एक कुंडली बनाइए मेष लगन। तो शनि को आप फोर्थ हाउस में बिठा दीजिए। कुंडली बनाइए मेष लगन की, शनि को बिठाइए चौथे घर में। तो जब शनि की दशा या अंतरदशा आएगी, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन से घर के आएंगे? शनि 10वें और 11वें घर का स्वामी है। 11वां 11वें घर घर के आएंगे जी। कृष्णाया है। 10वां घर शुभ है। तो 10वां घर मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है, गवर्नमेंट से लाभ का है। 11वां घर आय का है, इनकम का है, लेकिन त्रिषडाया भी है, कष्टों का भी है। तो यहां पर शनि दो राशियों के स्वामी हुए, मकर और कुंभ। शनि की त्रिकोण राशि कौन सी है? कुंभ। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कुंभ राशि के आएंगे, 11वें घर के ज्यादा रिजल्ट आएंगे। किसी भी ग्रह की जो दो राशियां हैं, उनमें से उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, और उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है, तो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में है, उस भाव से संबंधित उस दशा या अंतर से ज्यादा रिजल्ट आते हैं। जैसे कुंडली है एक, वृष लगन की कुंडली है, वृष लगन।
एक कुंडली बनाइए वृष लगन की। एक कुंडली बनाइए वृष लगन की। इस कुंडली में शुक्र क्या हुए? पहले और सातवें घर के स्वामी हुए। शुक्र को बैठाइए पंचम हाउस में। शुक्र को बैठाइए पंचम हाउस में। अब शुक्र इसमें लगन के स्वामी भी है, छठे घर के स्वामी भी है। और ये बताया गया है कि लगन का स्वामी हमेशा शुभ होता है। लगन का स्वामी और पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी। लेकिन लगन का स्वामी अशुभ भी हो सकता है यदि वो अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो। तो इस कुंडली में शुक्र लगन और छठे घर के स्वामी है। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन से घर के आएंगे? कहाँ बैठा है शुक्र? पंचम भाव में है। पंचम भाव पेट का है, विद्या का है, संतान का है। तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला है। तुला। तुला वो छठे सिक्स भाव में हाउस है। में बैठी है। तो शुक्र की अंतर्दशा में इनको छठे भाव के ज्यादा रिजल्ट आएंगे। पहले के भी आएंगे, शुभ भी आएंगे, लेकिन ज्यादा छठे भाव के रिजल्ट आएंगे। पेट में खराबी होगी, पेट में दर्द होगा, विद्या में ब्रेक हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अफेयर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जिस ग्रह की दो राशियां हैं और उनमें से जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो किस घर में बैठी है उसके ज्यादा रिजल्ट आते हैं। हरिओम। और एक होता है तत्कालीन मैत्री। ये सुना आपने? तत्कालीन मैत्री और शत्रुता। कुछ ग्रह वो नैसर्गिक रूप से आपस में शत्रु होते हैं। तत्कालीन में क्या होता है? हो सकता है वो आपस में शत्रु हो लेकिन उस विधि के अनुसार वो मित्र हो जाए। तो उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे एक होती है स्टैटिक कुंडली, होती है डायनामिक कुंडली। स्टैटिक क्या होती है कि हम कुंडली को देखकर बोल देते हैं कि इसके जीवन में ऐसा होगा, राजयोग है, बढ़िया जाएगा, बीमार होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन जब दशाएं आती हैं, दशाओं के अनुसार उस कुंडली का फलादेश चेंज हो जाता है। जो हमने उसको बताया कि इसको राजयोग मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, बीमार रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दशा आती रहती है उनका फलादेश चेंज हो जाता है। उनको बोलते हैं डायनामिक कुंडली। एक को सूत्र लिखेंगे त्रिशराय से संबंधित। थर्ड सूत्र लिखेंगे जब त्रिशडाया के स्वामी, जब त्रिशडाया के स्वामी अकेले बैठते हैं, जब त्रिशडाया के स्वामी अकेले बैठते हैं उपपच्य भाव में और अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिशडाया के स्वामी
जब उपच्य भाव में अकेले बैठते हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठते, तो वो और अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिषडाया के स्वामी की जो दशा या अंतरदशा आती है, तो भौतिक रूप से बहुत कुछ देते हैं। पैसा देके जाएंगे, गाड़ियां देके जाएंगे, सुख सुविधा देकर जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब त्रिषडाया के स्वामी की दशा या अंतरदशा आती है, तो भौतिक सांसारिक सुख देख के जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो कष्ट देकर जाते हैं, बीमारियां देके जाएंगे, पति पत्नी झगड़े करवा देंगे, आपसी जो परिवार के तालमेल है उसको खत्म कर देते हैं, व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। आपने सुना होगा, कहते भी हैं बहुत सारे, कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा आ रहा है, बिजनेस चला हुआ है, लेकिन मन की शांति नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन परिवार में हम 4 सदस्य हैं, आपस में किसी की नहीं बनती। वो क्या है? वो त्रिशदाया के स्वामियों की दशा या अंतरदशा चली हुई है। उस समय क्या होता है, उसको भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन पारिवारिक व्यक्तिगत सुख, बीमारियां, वो ज्यादा साथ में बढ़ जाती है। त्रिशदाया के स्वामी भौतिक सुख देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो परेशान करके जाते हैं। तो आगे हम कल पढ़ेंगे। कल आपको थोड़ा बताऊंगा दशाओं को कैसे पढ़ते हैं, दशा और अंतरदशाओं कैसे पढ़ते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो हमने रूल्स लिखे हैं, ये लगन कुंडली में ही एप्लीकेबल होते हैं, या जो नवमांश में चंद्र कुंडली और इनमें भी एप्लीकेबल होते हैं? क्या? थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपको आवाज कम आ रही है। ये जो रूल बताए हैं तो ये लगन कुंडली लागू होती है। दृष्टाया के जो रूल हम ये लगन सिर्फ, कुंडली में, अच्छा, नवमांश वगैरह से कोई, लगन कुंडली, नवमांश से कोई लेना देना नहीं इसका? उससे कोई लेना नहीं है। ठीक है। ये लगन कुंडली से अभी फिलहाल हम ठीक लगन है जी। कुंडली बात कर रहे हैं अभी, लगन कुंडली पर ही। ठीक है। नवमास कुंडली जो वर्ग कुंडली होते हैं, उसमें देखते हैं शुभ और अशुभ ग्रह हैं। कौन से? जो हमारे नैसर्गिक शुभ और अशुभ है। नैसर्गिक शुभ कौन से हैं? गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये हमारे शुभ ग्रह हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु, ये हमारे अशुभ ग्रह हैं। इनको वहां पर देखते हैं इसी तरीके से। तो कल हम बात करेंगे दशाओं अंतरदशाओं पर कैसे पढ़ते हैं, दशा अंतरदशा, थोड़ा उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें राजयोग है, धन योग है। ठीक है जी। उसमें 8-9 प्रकार के राजयोग हैं। नीच भंग राजयोग, धन योग, और धन योग है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग है, राशि परिवर्तन राजयोग है। तो कई राजयोग उसको पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा हम बात करेंगे कुंडली को पढ़ने के लिए अंतरदशाओं को कैसे पढ़ा जाता है। थोड़ा आप उसको, किसी कुंडली को देख सकें, पढ़ सके, तो कैसे पढ़ते हैं, ताकि आपके पास कोई कुंडली आए तो कम से कम सिंपली तौर पर आप उसकी दशा या अंतरदशा को देकर उसको थोड़ा सॉल्यूशन बता सके, उसको बता सके आपने अब क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है। तो सिंपली उस पर बात करेंगे, ताकि आपके पास कोई व्यक्ति आया, किस ग्रह की दशा चली हुई है, अंतरदशा चली हुई है, उस अंतरदशा के अनुसार उसको आप थोड़ा बता सकें कि भाई आपने इस समय कौन से ग्रह के उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल हम इसके बारे में बात करते हैं, ताकि कुंडली आपके पास आती रहे, आपका साथ अभ्यास होता रहे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है। शुभ रात्रि। जय श्री राम सभी। जय श्री राम जी। जय श्री राम।